नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो शेयर मार्केट के हिसाब से पिछले 8-10 दिन बहुत ही घटनाओं से भरे हुए रहे हैं। पहले कुछ आशाएँ और थीं और उसके बाद में अनुमान लगाए गए, एग्ज़िट पोल आए, लेकिन जब आंकड़े आने शुरू हुए, जब असली गणना की प्रक्रिया शुरू हुई, तो आंकड़े कुछ उस तरह से नहीं आए, बदलाव में आए। और उसके कारण जो शेयर मार्केट है, पहले जो ऊपर चढ़ा, फिर बाद में नीचे गिरा और फिर जब ये लगा कि मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उनको साथ भी मिल गया है और भरोसेमंद साथियों का साथ मिला है। तो इसलिए फिर मार्केट लगातार ऊपर चढ़ रहा है। तो ये पिछले दिनों में क्या हुआ, कैसे हुआ? एक बड़ी भारी बात है कि 3 लाख करोड़ 30 लाख करोड़ रुपए का कोई घोटाला हुआ है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमने आमंत्रित किया हमारे मित्र और जाने-माने वित्तीय विशेषज्ञ श्री शशांक भारद्वाज जी को, जो कि रांची से जुड़ रहे हैं। तो उनसे ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। शशांक भाई नमस्कार, बात 25 में आपका स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। तो शशांक भाई, ये पिछले 10 दिनों की जो गहमा-गहमी रही है शेयर बाज़ार में, पहले जो है वो 400 पार की बात थी, तो उस हिसाब से कुछ आंकड़े आगे बढ़े। फिर जब परिणाम आया, एग्ज़िट पोल ने कहीं शेयर मार्केट को और पहुँचा दिया। परिणाम आया तो उसमें कुछ परिवर्तन हो गया। लेकिन बाद में जब पता लगा कि भई तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जो कि शायद मार्केट थ्रेशर के बाद में या एक और कोई उदाहरण है इतिहास में। कम से कम प्रजातांत्रिक देशों में ये पहला उदाहरण है उसके बाद में। तो इसमें जो भी कुछ हुआ, तो उसको आप शेयर बाज़ार की दृष्टि से और राजनीति और शेयर बाज़ार को अगर जोड़ के चलें, तो आप उसको कैसे देखते हैं? तो आपका स्वागत है शशांक भाई। तो आप ये ज़रा कृपा करके समझाएँ। शेयर बाजार को आशा थी कि हम मोदी अच्छे बहुमत से जीतेंगे। तो जी, शेयर बाजार तो आशा और निराशा के भाव में चलता है, संभावनाओं पे चलता है, भविष्य पे चलता है। जी, तो इस आधार पे मार्केट में एक अच्छी तेजी देखी गई थी हुँ, एग्जिट पोल के अगले दिन जब मार्केट खुले। जी, लेकिन जब चुनाव परिणाम उतने अच्छे नहीं आए, तो हाँ, मार्केट को निराशा हुई और एक बड़ी गिरावट देखी गई। फिर मार्केट ने ये देख लिया कि चुनाव परिणाम भले अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, लेकिन अगर मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो कुछ विशेष अंतर नहीं पड़ेगा, हुँ, नकारात्मक अंतर नहीं पड़ेगा और आप देखिए मार्केट फिर से अपनी नई ऊँचाइयों के आस-पास पहुँच गए। सेंसेक्स ने तो कल सर्वकालिक नई ऊँचाई का स्पर्श किया। तो मार्केट अब मोदी के पुनः प्रधानमंत्री बनने से फिर से आश्वस्त हो गया है हुँ, और आर्थिक कारक अच्छे हैं, अर्थव्यवस्था अच्छी है, अच्छे मानसून आने की बात है तो शेयर बाज़ार के लिए कोई अ, बुरा समाचार है नहीं। हुँ, मात्र एक राजनीतिक जो एक धक्का-सा लगा, उसको हुँ, अब बाज़ार ने आत्मसात कर लिया है हुँ, और जिस प्रकार शुक्रवार को मार्केट बंद हुए हैं, आगे भी हुँ, तेज़ी की संभावना लगती है। होगा हुँ, ये ना कि मोदी जी के पास अब आर्थिक सुधारों पे काम करने के लिए बहुत समय बचेगा। मैं समय इसलिए कह रहा हूँ कि जो अन्य बातें हैं, उनमें थोड़ी अब रोक आ जाएगी। जैसे जो सामाजिक विषय थे या जो भारत संरचनाओं को लेके कुछ बातें थी, उनमें कुछ रोक आ जाएगी। माधव जी? जी। आपका अब बेल की आवाज़ आ रही है मेरे ख्याल में। हाँ, तो उसको दोबारा शुरू करें, आप क्या कह रहे थे? जी शशांक भाई। जी आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया था और आवाज़ भी नहीं आ रही थी, तो एक बार
दोबारा से समझाएं अब शशांक आ भाई, रही है, आप अब क्या? अभी आ रही है क्या, अभी आ रही है क्या? ये अब आ रही है, अब आ हेलो। रही हाँ, तो है। हाँ जी, इसको आ कर रही है। सकते हैं क्या, फिर से करें? आप एडिट हाँ कर जी, लीजिएगा। हाँ, आप समझाइए दोबारा। हाँ, फिर से वहीं से शुरू करूँ या जितना बोल दिया उतना चलेगा? नहीं चलेगा, मैं बीच का गैप एडिट कर दूंगा। आप अब दोबारा हाँ शुरू करें सर, ये जो बात आप हाँ बता रहे थे। हाँ। तो आर्थिक विषयों पे अब और अधिक कार्य होगा, अधिक ध्यान के साथ कार्य होगा, और ये शेयर मार्केट के लिए अच्छा है। तो आने वाले दिन और अच्छे रहेंगे, और शुक्रवार की बंदी ये बताती है कि मार्केट में कोई निराशा की भावना है नहीं। हुँ, अपने सर्वोच्चकालिक हाई या ऊंचे स्तरों से मार्केट थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है। निफ्टी तो अपने सर्वकालिक उच्च स्तरों को नहीं छू पाया था, लेकिन सेंसेक्स ने छुआ। तो आने वाले दिन भी मार्केट के लिए अच्छे लगते हैं। साथ में जो सहयोगी हैं, जैसे चंद्रबाबू नायडू, तो इनको तो एक विकास की राजनीति का सबसे बड़ा पक्षधर माना जाता था। तो वो अब सरकार में साथ आए, और जैसी सकारात्मक प्रतिक्रिया उन्होंने दी है, और जी। शपथ ग्रहण के बाद ये बातें अधिक स्पष्ट हो जाएँगी। हुँ, लेकिन मुझको लगता है कि मोदी को कम सीटें आने की जो निराशा थी, उससे मार्केट उबर चुका है। अब ज़्यादा ध्यान आर्थिक कारकों पे रहेगा, माधव जी। जी शशांक भाई। तो एक बात ये है कि क्या आप ये स आप से निवेदन है कि आप ये समझाएँ कि मार्केट वास्तव में किस आशंका के चलते गिरा? ये बहुत मोदी सारे हाँ, जी हाँ। मोदी या भाजपा, हुँ, ये अच्छे आर्थिक विकास के पक्षधर माने जाते हैं। इनसे ये आशा रहती है कि ये राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को और आगे ले जाएँगे, उसकी नीतियाँ बनाएँगे। हुँ, और जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था, उसमें जो बातें थी, वो आर्थिक जगत के विपरीत सी थी। जैसे सर्वे करके धन बाँट देंगे, अथवा उत्तराधिकार कर लगाएँगे, या उद्योगपतियों की जो आलोचना वो करते थे, उससे मार्केट भयभीत था। हुँ। लेकिन जब ये संकेत आए कि मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वो जी। आशंका दूर हो गई, माधव जी। जी शशांक भाई, तो आज की परिस्थितियों में जैसे सोमवार को मतलब कल तो शपथ ग्रहण हो जाएगा और भी कुछ चीज़ें और क्लियर होंगी। तो अगला हफ्ता आप कैसे देखते हैं और कौन से मुख्य क्षेत्र रहेंगे, सेक्टर्स, और कौन से शेयर 1-2 अगर आप सुझाव देना चाहें तो? अगले सप्ताह में मुझको तो मार्केट नई ऊँचाई की ओर बढ़ते दिखते हैं, क्योंकि हुँ, हुँ, अभी जो गिरावट आई ना, उसमें बहुत अधिक शॉर्ट पोज़ीशन भी मार्केट में बनी होगी। हुँ, और वो शॉर्ट पोज़ीशन जब मार्केट नई ऊँचाइयों की ओर बढ़ेगा, तो जो मंदड़िये बेच के बैठे हैं, उनको कवर करनी पड़ेगी। दूसरी हुँ, बात ये है कि अमेरिका में मार्केट अच्छे हैं। क्रूड $80 के नीचे आ गया है, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है। जी। अमेरिका में भी ब्याज दरें घटने की अब फिर से संभावनाएँ बनेगी, या दबाव बनेगा, क्योंकि यूरोपियन कमर्शियल बैंक ने यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरें घटा दी हैं, और ये विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में ब्याज दरें घटने का एक संकेत हो सकता है। भारत में भी अभी जो मौद्रिक नीति आई, उसमें ब्याज की दरें स्थिर रखी गई है। तो एक बार जब थोड़ी राजनीतिक व्यवस्था ठीक हो जाएगी, हुँ, तब हुँ, भारत में भी ब्याज दरें कम करने का क्रम प्रारंभ होगा। और एक हुँ, अनुमान लगाया जा रहा था कि जो अभी थोड़ी 0.25% ब्याज की दरें कम की गई हैं हुँ, यूरोप में, तो जी। उससे बहुत बड़ी राशि शेयर में निवेश करने को आएगी। हुँ, तो शेयर बाज़ार तो अपने धन की शक्ति पे चल रहा है, और ये धन का प्रवाह कम होता दिख नहीं रहा। हुँ, ब न और ब्याज दरें कम होने पे विदेशों से भी धन का आगमन बढ़ेगा, वहाँ भी निवेश के लिए अधिक धन उपलब्ध होंगे। भारत में तो खुदरा निवेशक पूरे उत्साह में हैं, और उनका उत्साह मुझको नहीं लगता कि कोई कम होने वाला है। तो
इन सब बातों के आधार पे हम कह सकते हैं कि मार्केट खराब तो नहीं लगता। अब कोई बहुत ही बुरी राजनीतिक बात नहीं आ जाए, हालाँकि इसकी भी संभावना नहीं के बराबर है। यद्यपि आ जाए तब मार्केट में एक बिकवाली दिख सकती है, नहीं तो धीरे-धीरे ऊपर की ओर जाने की संभावना है। माधव जी। जी हाँ, शशांक क्षेत्र की तो बात करें तो मोदी हाँ। के प्रिय क्षेत्र चलेंगे। हम्म। अभी जो गिरावट आई थी उसके बाद वो फिर से अच्छे हुए हैं, पर अभी भी अपने उच्चतम मूल्यों से 10-20% नीचे हैं, तो वो फिर से अच्छे होंगे। जैसे रक्षा है, शिपिंग है, हम्म। और पिछली बार हमने लॉजिस्टिक की बात की थी, लॉजिस्टिक शेयर अच्छे हो रहे हैं, वहाँ पे हम्म। काम अच्छा होगा, इंफ्रा में अच्छे होंगे। तो कुल मिला के आने वाले दिन अच्छे लगते हैं। देखिए, सबसे अच्छा ये हुआ ना कि जो 2 प्रमुख सहयोगी दल अभी हैं, अ, हम्म। तेलुगु देशम और जनता दल यूनाइटेड, इन हम्म। दोनों के जो शारीरिक भाषा थी, वो बड़ी सकारात्मक थी। तो मोदी लगता है कि पूरी शक्ति के साथ काम कर पाएँगे। मेरा तो ये मानना है कि मोदी और अधिक शक्ति के साथ काम करेंगे, ताकि अगले बार का लक्ष्य उनका जो है, वो पूरा हो जाए। माधव जी। जी शशांक भाई, अब एक ये भी वस्तु स्थिति सामने आ रही है कि अब शेयर मार्केट में का साइज बहुत बड़ा हो चुका है, $5 ट्रिलियन के आसपास है और इसको आगे इसमें बढ़ने की है। और उसके अंदर खुदरा निवेशक जो हैं, जो अब शेयर मार्केट की तरफ आ रहे हैं, उनका भी बड़ा एक इसमें उनकी भूमिका रही है। तो अब जो एक जो चीज उथल-पुथल है, जो कि जो चुनाव के आकलन और परिणाम के बीच की जो है, उससे करोड़ों लाखों लोगों पे फ़र्क पड़ता है और सेंटिमेंट भी बदलता है और उथल-पुथल होती है। और छोटे निवेशकों को निश्चय ही, बड़े निवेशक तो उनका तो संबल है, वो तो कुछ भी झेल सकते हैं, नहीं झेल पाएँगे। तो क्या ये नहीं होना चाहिए कि भई जिस दिन ये सब इसको भी फैक्टर किया जाए कि भई किस दिन तो जो है वो एग्जिट पोल होगा और कुछ दिन गणना होगी, ताकि ये जो 4-5 2-3 दिन का समय और उसके बीच के अंदर मार्केट चलता हुआ और उसकी उथल-पुथल, जैसे कि अनुमान के लिए, मतलब उदाहरण के लिए, कि फ्राइडे की संध्या को आए एग्जिट पोल और संडे और उसके अगले 2 दिन में जो है वो अ, जो परिणाम भी आ जाएँ। तो जो भी कुछ होगा उसके लिए लोग अपनी तैयारी रखेंगे शायद, और जो भी कुछ होना है ऊपर या नीचे वो अगले हफ्ते में सोमवार से होगा, जैसा पिछली बार। क्या आप ये समझते हैं कि ये ऐसा सोचना ठीक है? माधव जी, ये माना जाता है कि जी। शेयर के मूल्यों को स्वतंत्र रहने देना चाहिए, हुँ। अर्थात वो अपना स्तर अपने ढूँढे। अंग्रेजी में इसको कहते हैं लेट मार्केट डिसाइड द लेवल्स। हुँ। तो मार्केट को स्तर ढूँढने देना चाहिए, और अब वो तो निवेशक के अपने विवेक पे निर्भर करता है कि वो किस दिशा में सोचता है, उसकी मनोवृत्ति क्या है। हुँ। तो कोई कृत्रिम भाव तो नहीं अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन तब है कि आपका कहना ठीक है कि अगर सारी चीज़ें स्पष्ट हो और उसके पश्चात मार्केट खुले तो लोग देख पाएँगे, अपना निर्णय ज़्यादा समय लेके कर पाएँगे, हड़बड़ाहट में नहीं करेंगे। ये बात आपकी मानी जा सकती है। लेकिन जी, मार्केट में उतार-चढ़ाव उसकी प्रवृत्ति है, हमने कई बार ये बात कही। तो इस बात बिल्कुल। के लिए तैयार रहना चाहिए, और जो लोग स्पेकुलेटिव ट्रेड करते हैं, हुँ। उनकी लाभ-हानि के लिए मार्केट को उत्तरदायी नहीं ठहराना चाहिए। क्योंकि मार्केट में कोई भी उतार या चढ़ाव कभी भी आ सकता है। अगर आपने डिलीवरी की ट्रेड नहीं की है, तो आपके पास कोई उपाय नहीं रहता कि उस ट्रेड को आप बराबर करो, चाहे आपको कितना भी घाटा हो रहा हो। जी। तो वैसे ट्रेडर को शिकायत का अधिकार नहीं है। वो अगर वैसा ट्रेड कर रहे हैं, तो उनको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। लाभ भी बहुत बड़ा हो सकता है, हानि भी बहुत बड़ी हो सकती है। तो मार्केट को स्वतंत्र रहने देना चाहिए, और जो
उसके स्तर बन रहे हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। हाँ, कोई अनियमितता हो, कोई कृत्रिमता से भाव ऊपर या नीचे किए जा रहे हों, तो उसकी देखभाल के लिए तो सेबी है, और वो अब उतनी सरलता से नहीं हो सकता, माधव जी। जी। तो आपने इस विषय में अपनी राय बताई और एक संबंध तो है ही। और दूसरा आप ये ज़रा समझाएँ कि ये जो एक बात हो रही है कि भई 30 लाख करोड़ रुपए का कोई घोटाला हो गया 2-3 दिन में। तो उसको ज़रा समझाएँ कि वो घोटाला हुआ है या नहीं है, या कुछ लोग कह रहे हैं कि ये घोटाला हो गया। मतलब हमारे देश अब में क्या आप प्रजातंत्र है, किसी को कुछ भी कहने की स्वतंत्रता है, चाहे उसके पास फैक्ट हैं, उसके पास एविडेंस हैं, उसके पास सबूत हैं या नहीं है। कोई क्या कहता है, उससे उसके बौद्धिक स्तर, विचार हुँ। और उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। अब राहुल जी के सलाहकारों ने उनको समझा दिया होगा कि जाके बोल दो 30 लाख करोड़ का घोटाला। अब आप देखेंगे कि राहुल जी लगातार आरोप लगाते रहते हैं, और वो सारे आरोप पीट जाते हैं। ऐसे करेंगे तो उनके आरोप लगाने की विश्वसनीयता ही समाप्त हो जाएगी। पहले उन्होंने आरोप लगाया कि चौकीदार चोर है, राफेल में घोटाला हुआ है। वो विषय मामला में नहीं टिका और जनता ने भी स्वीकार नहीं किया। मोदी पुनः प्रधानमंत्री बने। फिर उन्होंने आरोप लगाया कि अदानी-अंबानी ऐसे हैं, वो भी नहीं टिका। वहाँ भी न्यायालय से निर्णय आया। तो राहुल अगर इसी तरह के आरोप लगाते रहेंगे या लोग उनसे लगवाते रहेंगे, और एक के बाद एक उनके आरोपों की धज्जियाँ उड़ती रहेंगी, तो उनकी विश्वसनीयता कितनी कम होगी, आप इसका सहज अनुमान लगा सकते हैं। अब कह दिया 30 लाख करोड़ का घोटाला हुआ। 30 लाख करोड़ रुपए किसको कहते हैं? और शेयर के मूल्य में या बाजार पूंजीकरण में उतार-चढ़ाव घाटा नहीं होता। वो मूल्य कम होते हैं अगर शेयरों में गिरावट आती है, बढ़ते बढ़ते हैं अगर शेयरों में बढ़त आती है। अब जो गिरावट आई थी, वो सारी गिरावट कवर हो गई। तो इसका अर्थ है कि 30 लाख करोड़ का लाभ हो गया। ऐसा नहीं होता है। और राहुल गांधी तो शेयरों में निवेश कर चुके हैं, उनके धन का तो एक अच्छा भाग शेयरों में है। तो उनको तो शेयर बाज़ार की समझ होनी चाहिए कि ये घोटाला है कि नहीं है। घोटाला का अर्थ होता है कि आपने कोई गड़बड़ की और धन की राशि का इधर से उधर स्थानांतरण हुआ। ऐसा कुछ हुआ नहीं। मूल्य कम हुए, मूल्य अधिक हो गए। और ऐसा कोई नहीं है कि ये पहली बार होता है। सामान्य दिनों में, या मैं कहना चाहता हूँ चुनाव के नहीं रहने के दिनों में भी आप देखेंगे कि उतार-चढ़ाव आते हैं। कभी अमेरिका में ब्याज की दरें आ जाएँ, या कोई युद्ध हो जाए, या कोई तनाव की बात आ जाए, या कोई अच्छे रिफ़ॉर्म आ जाएँ, तो मार्केट ऊपर-नीचे होता है। 10-12 लाख करोड़ रुपया ऊपर-नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं है 2-3 दिनों में मार्केट के पूंजीकरण में। क्योंकि एक मार्केट का पूंजीकरण ही बढ़ा है। और राहुल गांधी ने जो 30 लाख करोड़ का कहा, तो और कहा कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने शेयर खरीदने की राय दी थी। ऐसा नहीं था। हुआ ये था कि उनसे पूछा गया था कि शेयर बाज़ार में क्यों गिरावट आ रही है? तब उन्होंने कहा था कि नहीं, चुनाव परिणाम के दिन बहुत बड़ी तेज़ी आ जाएगी। उनका एक अनुमान था, उनको विश्वास था कि वो जीतेंगे, और वो जीता उन्होंने। लेकिन अगर जिस बहुमत से जीतने की आशा थी, उस बहुमत से जीतते तो बड़ी उछाल आती ही आती। और ये लगातार पूछा जाता है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री से। पूरे विश्व में जब शेयर बाज़ार में कोई गिरावट आती है, तो उनसे लोग पूछते हैं कि क्यों गिर रहा? क्या लगता है आपको? क्या गड़बड़ है? यहाँ तक कि कांग्रेस के शासनकाल में भी जब बाज़ार गिरता था, तो मनमोहन सिंह जी से, चिदम्बरम जी से पूछा जाता था कि क्या कारण है, क्यों गिर रहा है? और तब वो अपनी राय रखते थे। तो राहुल गांधी को जिसने सलाह दी, उसको ये ज्ञान होना चाहिए था कि मार्केट के उतार-चढ़ाव पे प्रश्न आते हैं, उन पे अपनी राय रखी जाती, और ये माना जाता है कि जो सरकार के सर्वोच्च पद के व्यक्ति हैं, वो मार्केट में घबराहट को शांत करेंगे। तो जी। ये इसमें कोई अनुचित बात नहीं की गई थी। और इस तरह के आरोप अगर राहुल गांधी लगाते रहेंगे, तो मैं फिर कह रहा हूँ, उनके आरोपों की विश्वसनीयता शून्य हो जाएगी, माधव जी।
जी और एक तो बात और, जी में भी इसको कोई बहुत ज्यादा गंभीरता से, क्योंकि अगर ये 30 लाख करोड़ का घोटाला का 1% भी सच माना जाता तो मार्केट तो धराशायी हो जाते। हुआ उल्टा, निचले स्तरों से मार्केट अपने सर्वोच्च स्तरों की ओर बढ़ गए। यहाँ तक कि चुनाव समाप्त होने के जो पहले स्तर था उससे भी ऊपर चले गए। तो मार्केट ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, और मेरे को तो लगता है कि मार्केट अब मात्र आर्थिक कारकों पे ध्यान दे रहा है जो अच्छे हैं, और शेयर बाजार, कोई राजनीतिक उथल पुथल नहीं हुई तो नई ऊंचाइयों की ओर जाएगा। माधव जी। जी, तो शशांक भाई आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि इस बदलती हुई राजनीतिक परिस्थिति में शेयर मार्केट में जो पिछले कुछ दिनों में हुआ है और आगे क्या संभावनाएँ हैं और उनके क्या कारण रहे हैं, तो ये आपने समझाया। तो अब आपसे वही प्रश्न मैं दोबारा कर रहा हूँ कि कौन से सेक्टर और उन सेक्टर के 1 या 2 शेयर अगर आप चिह्नित कर पाएँ और हम ये फिर से ये दोहराएँगे कि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। जिन लोगों को निवेश करना है वो निश्चय ही अपने निवेश सलाहकार से जो है वो बातचीत करके उसके बाद में कोई निर्णय लें। हाँ, तो शशांक भाई। रक्षा क्षेत्र अच्छा है, रक्षा क्षेत्र में कंपनियां अच्छा कर रही हैं। तो पिछली बार हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात की थी, HAL भी अच्छा है, क्योंकि जी, जिन क्षेत्रों में ये काम कर रहे हैं और जिस तरह का काम कर रहे हैं, भारत निर्यात तक करने लगा है। हुँ, BDL अच्छा है। तो ये 3 कंपनियां रक्षा क्षेत्र में अच्छी लगती हैं। और पिछले बार आप ही ने बताया था कि FMCG में अच्छी बातें आ रही हैं, तो हमने हिंदुस्तान लीवर की बात की थी, जी। उसमें बहुत अच्छी बढ़त आई है। तो अगर हुँ, हुँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भाव पे वो मिले तो वो भी ले सकते हैं। और हुँ, कुछ ऐसे मिड और स्मॉल कैप हैं जो पिछली तेजी में प्रतिभागी नहीं बन पाए थे। उसका कारण ये था कि लोगों का सारा ध्यान डिफेंस और शिपिंग, लॉजिस्टिक और ये, इन सारे क्षेत्रों में बहुत अधिक था। PSU बैंक, तो उन कारण अधिकांश राशि उन शेयरों के पीछे भाग रही थी। अब मैंने जो अभी चुनाव परिणाम के पश्चात 2 ट्रेडिंग सत्र देखे हैं, जी। उसमें अ, ये तेजी अब थोड़ी फैल रही है, और कुछ ऐसे शेयर जो बहुत उचित मूल्यांकन पर उपलब्ध थे, उनमें अच्छी खरीदारी दिख रही है। नाम तो मैं उनका अभी नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि वो छोटे शेयर हैं, तो अ, बोलना बहुत उचित नहीं होगा उनके बारे में। लेकिन हुँ, बहुत से ऐसे शेयर हैं जो बहुत उचित मूल्यांकन पे थे, लेकिन उन पे निवेशकों का ध्यान नहीं था। वो ध्यान आता दिख रहा है, और माधव जी पहला ध्यान जो HNI निवेशक है ना वो देते हैं, क्योंकि उनके पास साधन बहुत होते हैं, उनके खरीदने की क्षमता बहुत होती है, और उनके पास एक टीम होती है जो मूल्यांकन करते रहती। तो उस श्रेणी के शेयरों में अच्छी खरीदारी दिखी है। अगर निवेशक थोड़ा परिश्रम करे और ऐसे शेयरों को ढूंढे, 20-25 शेयरों का ऐसा एक पोर्टफोलियो बनाए, तो हुँ। उन्हें आशातीत लाभ हो सकता है। माधव जी। तो जैसे एक इसमें कुछ लोगों को ये समझाने के लिए आपकी इसमें मदद चाहिए कि पहले ये माना जाता था कि किसी शेयर का जो है वो विनिवेश कर देगी सरकार, उसको बेच देगी, तो उसका शेयर जो है वो 200 से 300, 250, 400 हो जाता था। उसका भी एक पूरा इतिहास है। लेकिन पिछले दिनों ये बताया जा रहा था जब से मोदी साहब आए थे कि भई HAL को तो ये बेच ही देंगे। लेकिन HAL में क्या आधारभूत मतलब एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है कि जो शेयर शशांक भाई 1000-1200 के पास पड़ा रहता था, वो अगर उसकी जो डिवीज़न है उससे पहले की बात करें तो उससे करीब 8-9 गुनी जगह पे खड़ा है। और इसी तरह से रेलवे के क्षेत्र में इतना कभी काम ही नहीं हुआ, ये रेलवे की कंपनियों को तो कोई जानता-पहचानता नहीं था। सिर्फ़ एक IRCTC का कुछ चला था, उसमें ये हज़ारों में पहुँच गया था, अब वापस आ चुका है। तो ये 2 क्षेत्र से ही समझ है कि कितना बड़ा आमूल-चूल परिवर्तन कार्य पद्धति में
और उनकी प्रोडक्टिविटी में हुआ है कि उनका कैपिटलाइजेशन ही बढ़ गया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? माधव जी, पहले रेलवे शेयर और बजट के ठीक पहले चलते थे और बजट के बाद फुस हो जाते थे। पर ये क्रम अब बदल चुका है। उसका कारण है कि रेलवे में जो कार्य हो रहे हैं और ये कंपनियां जो अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो ये क्रम बना रहेगा। अभी रेलवे में बहुत परिवर्तन आने हैं, तो इन शेयरों में गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। हाँ, अब ये शेयर जो 5-5 गुना हो गए, हो सकते हैं यहाँ से 5 गुना नहीं हो, लेकिन फिर भी एक अच्छा प्रतिफल दे सकते हैं। मोदी सरकार का जो 30 का कार्यकाल होगा, मेरे को तो ये लगता है ना, आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे अच्छा कार्यकाल होगा। सबसे अच्छे कार्य इसमें किए जाएंगे और ऐसा होगा तो रेलवे और रक्षा तो अच्छा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। अन्य जो शेयर हैं, कंपनियां अच्छी कर रही हैं, उनमें भी बड़ी बढ़त आएगी। देखिए, शेयर बाजार का सीधा संबंध अर्थव्यवस्था से। अगर अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी तो शेयर मार्केट बढ़ेंगे। अगर हमारी अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ेगी, तो शेयर मार्केट में उतना उछाल आएगा ही। हाँ, कौन सेक्टर चलेंगे, कौन शेयर चलेगा, ये अध्ययन करना पड़ेगा, लेकिन उसको कोई रोक नहीं सकता। तो अब सब कुछ निर्भर करता है कि आर्थिक क्षेत्र में कैसे काम होते हैं। और जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे को तो लगता है कि क्रांतिकारी काम होंगे। वो कम्युनिस्ट वाली क्रांतिकारी काम नहीं होंगे, जो सच्चे अर्थों में क्रांतिकारी कार्य होते हैं वो होंगे। और शेयर बाजार इसको बहुत सकारात्मक लेगा। माधव जी। हाँ, तो इसी आशा के साथ के जो भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल यानी कि आमूलचूल परिवर्तन का दौर चल रहा है, 2 क्षेत्र हमारे सामने एक उदाहरण की तरह से हैं, रेलवे का क्षेत्र और डिफेंस की जो कंपनियों का क्षेत्र, के पहले हम हर चीज़ को नट बोल्ट भी जो है ना हम बाहर से आयात कर लिया करते थे, उसकी एक लंबी प्रक्रिया है, इतिहास है और उसके कुछ कारण भी हैं। तो अब ये सब कुछ देश में ही बन रहा है और रेलवे का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और आप जैसा कह रहे हैं कि अभी मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में कुछ और भी ये जो वित्तीय प्रगति और जो ट्रांसफॉर्मेशन का ये जो प्रक्रिया चल पड़ी है, ये आगे चलेगी। तो शशांक भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इन सब चीज़ों को समझाया। तो हम आपके पास फिर लौटेंगे इन्हीं विषयों और संबंधित विषयों की बात करने के लिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका शशांक भाई। धन्यवाद माधव जी। जी। तो हमने बातचीत की शेयर मार्केट की परिस्थितियों की, जो कि चुनाव के जो एग्जिट पोल थे और उसके बाद में जो परिणाम आए, उनके बीच में क्या कुछ हुआ और आगे क्या संभावनाएँ बन रही हैं। तो इसको हमें समझाया श्री शशांक भारद्वाज साहब ने, जो कि एक जाने-माने वित्तीय सलाहकार हैं। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आएगी होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।